बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए आज का मस्त वाला लेक्चर लेकर आ गई हूं और सभी आप जल्दी से फटाफट से आ जाइए क्योंकि क्लास शुरू होने वाली है। और आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 क्लास 11th और चैप्टर जो हमारा चल रहा है यानी कि चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो चलिए फिर से मैं एक बार कुछ कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि 11th क्योंकि एक लोकल एग्जाम होता है, देख लेते हैं पहले एक बार आज हम राइबोसोम पढ़ेंगे, उसके बाद हम राइबोसोम की संरचना पढ़ेंगे और राइबोसोम के प्रकार और सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई आप क्लास 11 में पढ़ते हैं और क्लास 11 में स्कूल की दादागिरी जो मैं कहती हूँ वो चलती है, तो भाई सब स्कूल में अलग अलग पढ़ाया जाता है। आपकी एनसीईआरटी में हर चीज को, यानी कि अगर आपने अंतःप्रद्रवी जालिका वाला लेक्चर पढ़ लिया है और उसके बाद वाला भी, तो आपको पता है कि आपकी एनसीईआरटी में जो ये दिया हुआ है मैंने उसे ये करवाया है। और अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो मानिए आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, चाहे आपके स्कूल में उसे इतना डिटेल में पढ़ाया हो या नहीं। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा और फिर आपकी मर्जी है कि आप अपने स्कूल के हिसाब से चलना चाहते हैं, ज्यादा लोड नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन वही अगर आप बाद में कोई कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं तो मेरी ये क्लासेस आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वही कई बच्चे पूछते रहते हैं मैम हमारे स्कूल में ये पढ़ा रहे हैं, आपने इतना डिटेल में पढ़ाया है, हम क्या करें। तो भाई आपके ऊपर है सब कुछ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ, आप अपनी निभाइए। ठीक है, चलिए तो भाई राइबोसोम को शुरू करते हैं आज हम। और फिर भी मेरा यकीन मानिए हम इतना भी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, मैं इसको और लंबा कर सकती हूँ, लेकिन आपके 11th के हिसाब से ही हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे, जो बच्चे ऐप से जुड़े हुए हैं, जब वो नीट या किसी कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा मेरी क्लास से कि हाँ मैम ने इसे पढ़ाया था। ठीक है, चलिए, और मिलता भी होगा, पिछले चैप्टरों में भी आपने ये चीज नोटिस की होगी। तो शुरू करते हैं राइबोसोम से, यानी कि रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने पादप कोशिका व पैलेट ने प्राणी कोशिका में देखा था। कहाँ देखा था इसे? पहली बार। तो पहली बार जो है, जो हमारे रॉबिन्सन और ब्राउन थे, उन्होंने प्लांट सेल में इसको देखा और नोटिस किया, इग्नोर नहीं किया। और उसके बाद पैलाडे ने जो है प्राणी कोशिका, पैलाडे भी लिखते हैं, पैलाडे भी लिखते हैं, उन्होंने प्राणी कोशिका यानी कि एनिमल सेल में इसे देखा तो यह पाया कि भाई ये एनिमल और प्लांट दोनों में मिलता है। ठीक है, और इसीलिए फिर रॉबर्ट ने राइबोसोम नाम दिया, और नाम जो है वो किसने दिया था? रॉबर्ट ने। वो रॉबर्ट थे तो उन्होंने रॉब से राइबोसोम कर दिया। ठीक है, लेकिन कहा जाता है, अगर आप कहीं एक लाइन में इनकी डिस्कवरी सुनेंगे तो आप ये सुनेंगे कि राइबोसोम की जो खोज है वो पैलाडे ने की थी। ठीक है, तो ऐसा अगर आपको मिलता है तो गलत नहीं है, क्योंकि भाई दोनों का मिला जुला काम था, नाम अलग ने दिया, रॉबिन्सन से राइबोसोम, रॉबर्ट, इस तरह से चेंज होता रहा। उपस्थिति कहाँ है? तो भाई यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में राइबोसोम मिलता है। फर्क थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि प्रोकैरियोट में हम पढ़ के आए हैं कि 70S राइबोसोम मिलता है, जबकि यूकैरियोट में 80S राइबोसोम मिलता है। वहां पे मैंने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये दी थी कि वो स्वेदबर्ग वाली यूनिट, तो वो आज हम डिटेल में मैं आपको और समझा दूंगी, वहां पे समझाया भी था वैसे मैंने। इसकी उपस्थिति सभी प्राणी और पादप कोशिकाओं में होती है, कोई इससे अछूता नहीं है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये कोशिका द्रव में स्वतंत्र रहते हैं, ऐसे तैरते रहते हैं, हम मस्त। ठीक है, परंतु यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव में मुक्त रहने के साथ साथ अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्ली पर संलग्न रहते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका याद आ गई? हमने कहा था कि अंतःप्रद्रवी जालिकाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है खुरदुरी यानी रफ और दूसरी होती है स्मूथ यानी कि चिकनी। तो भाई चिकनी वाली पे राइबोसोम नहीं होते हैं, वो चिकनी चिकनी होती है, और खुरदुरी वाली खुरदुरी क्यों है? क्योंकि उस पे राइबोसोम है। तो कोशिका द्रव में तो होते ही हैं, लेकिन कहां और हो सकते हैं ये? अंतःप्रद्रवी जालिका। एक और चीज, अंतःप्रद्रवी जालिका को अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहां पे ऐसे लिखा हुआ है अंतःद्रवी, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, सेम ही चीज है, अंतःप्रद्रवी बोलो या अंतःद्रवी बोलो, उन्होंने प्र को गायब कर दिया। ठीक है, चलो
फोटो देख लो। देखो मैंने इसको कैसे याद रख रखा है, अभी बताती हूँ इसका स्ट्रक्चर। जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे कुछ याद आता है जो जिससे मैंने इसको याद कर रखा है। भाई संरचना यानी कि स्ट्रक्चर कैसा है, तो कुछ नहीं है बेचारे राइबोसोम में। जितनी कॉम्प्लिकेटेड आपने दूसरों की संरचना पढ़ी है उसके मुकाबले राइबोसोम में कुछ नहीं है। इसके पास 2 यूनिट है ऐसी वाली, एक पर्पल दिख रही है आपको और एक थोड़ी सी पिंकिश टाइप की आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसे जब मैं इसको इमेजिन करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपना हाथ ऐसे करूँ, ये अंगूठा ऐसे करूँ, ये वाला, तो देखो ये ऐसा लग रहा है ना कि मैंने बॉक्सिंग ग्लव्स पहन रखे और अंगूठा ऊपर है, राइट। और नीचे वाला ये, इसको पूरा एक यूनिट बना लूं और इसको फिर बॉक्सिंग ग्लव जैसा बना लूं, तो क्या ये ऐसा है? ऐसे, ये तो ऐसे फिट होता है, ऐसे। तो ऊपर वाली एक यूनिट होती है, एक नीचे वाली यूनिट होती है। ऊपर वाली यूनिट को बड़ी यूनिट यानी कि दीर्घ यूनिट भी कह सकते हैं ज्यादा शुद्ध हिंदी में, और इसको लघु यूनिट भी कह सकते हैं। और ये आपस में जुड़ के कुछ ऐसा, वही मैंने कहा कि कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक। तो ये कब जुड़ती है? ये हमेशा जुड़ी हुई रहे ये पॉसिबल नहीं है, अलग भी रहती है। कब रहती है मैं आपको बताऊंगी, ये डिपेंड करता है मैग्नीशियम की सांद्रता पर। आ रहा है वो टॉपिक, धीरे धीरे आपको बताएंगे क्या कहानी है। राइबोसोम सूक्ष्म आवृत्ति के एवं गोलाकार होते हैं। प्रत्येक राइबोसोम 2 उप इकाइयों या सब यूनिट के बने होते हैं। इनको क्या कहेंगे? उप इकाइयां। एक होती है, अगर हमने प्रोकैरियोट की बात की थी तो आपको कुछ मेरी पुरानी बातें कुछ याद आ रही हो, क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है क्या कि 70s को हमने कहा था कि मैम ये तो 50s प्लस 30s से मिलकर बनी होती है। मैंने समझाया भी था कि इसका टोटल तो भाई वैसे तो 80 होता है ना, लेकिन हमें टोटल करना नहीं है क्योंकि ये टोटल नहीं है, ये 50 वाली बड़ी यूनिट है और 30 वाली छोटी यूनिट होती है। कहाँ? प्रोकैरियोट में। ये किसकी बात है? प्रोकैरियोटिक की। उसके पचड़े में अभी हमें नहीं पढ़ना। यूकैरियोट में 80s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और इस 80s प्रकार में वही एक बड़ी यूनिट है और एक छोटी यूनिट है। जो बड़ा वाला बच्चा है इसका वो है 60 का और छोटा वाला बच्चा है वो है 40 का। भाई वहां पे भी 10 बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे भी 10 बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। 60 और 40 100, लेकिन हमें वही ऐड नहीं करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये ऐसा क्यों है, बता रही हूं धीरे धीरे सब बताऊंगी। भाई ये एस क्या है और एस नहीं क्या है इसकी बात भी करेंगे। तो एस क्या है? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्वेदबर्ग, ठीक है। उन्होंने राइबोसोम की बढ़िया से सेंट्रीफ्यूगल मशीन में ऐसे घुमाई की, घुमा 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 घूमिंग चक्की पिसाई, है ना। सेंट्रीफ्यूगल मशीन क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो है एक ऐसी मशीन होती है, अगर आपके बायो लैब में आपको किस्मतों से कभी देखने को मिले, पहले अभी आपकी बायो लैब में तो आपको ऐसी ही मिलेगी, आजकल तो एडवांस आ गई है, ये पुराने जमाने वाली है, लेकिन स्कूल में तो पुराना जमाना ही चल रहा होता है। वहां पे ऐसे बाटी का कुकर देखा है आपने? मुझे तो वो बाटी के कुकर जैसी ही दिखती है, मैंने वो उसको वैसे, उसमें क्या होती है ऐसी ट्यूब्स लगी होती है, ऐसे परख नलियां लगी होती है, टेस्ट ट्यूब्स। उसमें आप किसी भी चीज को डालो वो बहुत स्पीड से, मतलब कि आप मान लो कि कम से कम 1 मिनट में 2000 या 3000 जो है वो बहुत स्पीड से घूमती है, दिखता भी नहीं है अंदर देखो तो कि कुछ घूम भी रहा है, जिस स्पीड से पंखा घूमता है उससे भी ज्यादा शायद, ठीक है, ऐसे घूमती है। होगा क्या इससे कि एक चीज होती है अवसादन, जो आपने पढ़ा हो कभी, हम भूल गए हैं हर बात मगर ये अवसादन नहीं भूले। ये अवसादन हम पढ़ते हैं जनरली शुद्धिकरण वाले चीजों में, सेडिमेंटेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन जगह नहीं है, ऐसे ही सुन लो भाई। सेडिमेंटेशन में क्या होता है? जिस चीज का आकार बड़ा होता है और जो चीज का घनत्व ज्यादा होता है, जो भारी होती है, वो चीजें नीचे आकर बैठ जाती है। जैसे पानी के अंदर आप मिट्टी घोलोगे और कुछ देर तक रख दोगे तो उसमें जो भारी मिट्टी के कण हैं वो नीचे आके बैठ जाते हैं, उसी को अवसादन कहते हैं, सेडिमेंटेशन। तो जब सेंट्रीफ्यूगल मशीन में इसकी घुमाई की जाती है ना, इसको झूला झुलाया जाता है बढ़िया सा,
तो राइबोसोम की कुछ यूनिट नीचे आकर बैठ जाती है। अब जो यूनिट भारी होगी वो नीचे बैठ जाएगी ऑब्वियसली, तो उसको बड़ी यूनिट, अब भारी क्यों होगी, क्योंकि वो बड़ी होगी इसीलिए। और कुछ यूनिट ऊपर ऐसे स्विमिंग करती रहती है क्योंकि वो हल्की होती है। इस हिसाब से स्वेडबर्ग ने एक यूनिट निकाली, उन्हीं के नाम पे उन्होंने नाम दे दिया और इसीलिए ये स्वेडबर्ग का एस है। उन्होंने कहा ये स्वेडबर्ग यूनिट है जिसमें हम राइबोसोम के घनत्व आकार को नाप सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने स्वेडबर्ग ने इसको ये यूनिट नाम दी, इसीलिए एस लगाया जाता है। जो बड़ी वाली है वो 60 है, मतलब वो ज्यादा भारी है, और 40 वाली है वो हल्की है, मतलब कम भारी है। और प्रोकैरियोट में भी ऐसा ही है। ठीक है, सेम चीज कॉन्सेप्ट। तो अभी क्या है, ये 80 और 80 अगर अच्छा आप कोई मतलब वही हमारी कुछ महान बुक्स के अंदर जाएंगे तो आपको और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिखेंगे जो मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको याद नहीं करने, बस सुन लो, क्योंकि वही कहीं आपको दिख जाएगा तो आप बोलेंगे मैम आपने बताया नहीं। ये 60 और 40 को भी आगे हम बांटते हैं, है ना। बांटते तो क्या है, चलो वो टॉपिक आने दो, मैं समझाती हूँ आपको। आ जाओ। राइबोसोम के प्रकार, 2 प्रकार हैं हमारे पास। सबसे पहला वही जो 70S है वो 80S है, दोनों ये 2 प्रकार है, लेकिन ये हम प्रोकैरियोट में गिनते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट को तो हम पहले ही खत्म कर चुके हैं, फाइल सल्टा चुके हैं, इसलिए उसकी बात आज हम नहीं करेंगे। हम आज जो बात करने वाले हैं वो 80S की करने वाले हैं। अवसादन यानी कि वही सेडिमेंटेशन की गति के आधार पर राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से लिखने की जरूरत है क्या मुझे? 70S और 80S। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एक लाइन लिख देंगे कि ये प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं। लेकिन हम क्योंकि यूकैरियोट के बारे में पढ़ रहे हैं अब सारी चीजें, तो अब इसको वापस से नहीं याद करेंगे, जो गया सो बीत गया। ठीक है, चलो तो 80S के बारे में देख लेते हैं। बता मैंने दिया ही है, ये 60S और 40S 2 इकाइयों की बनी होती है। इसमें 60S उप इकाई बड़ी होती है और 40S उप इकाई छोटी और टोपी नुमा होती है। ठीक है, ये नीचे वाली जो है ये छोटी ऐसे बना दो, और बड़ी वाली जो है जैसे वहां पे बनी हुई है वो वैसे बना दो, ऐसे, राइट, ऐसे आके जुड़ जाएगी। ठीक है, चलो अभी जब आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ोगे ना, मैं इस कहानी को फिर से लेकर आऊंगी। ठीक है, चलो। इन उप इकाइयों का संयोजन और वियोजन Mg आयन, मैंने कहा था ना, ऐसे ही नहीं कि जब मर्जी आए, ये खुली भी रहती है और बंद भी है, मतलब जुड़ भी जाती है और सेपरेट भी रहती है। लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है जब प्रोटीन बनाती है। ये राइबोसोम का मेन काम क्या होता है? प्रोटीन, क्योंकि इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो भाई ये जब जुड़ती है तो इसको एक इंसान की जरूरत है, एक चीज की जरूरत है। ये कहती है नहीं, जब तक मैग्नीशियम आएगा मैं नहीं जुड़ूंगी, ऐसे इसकी जिद है। तो जब तक मैग्नीशियम आयन नहीं आता ये जुड़ी हुई नहीं रहती है। लेकिन मैग्नीशियम आयन की भी एक फिक्स सांद्रता इसको चाहिए। ठीक है, ये किस पे निर्भर करती है? ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के हिसाब से। स्कूल में तो भाई आपको पढ़ाएंगे तो इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ाएंगे तो भगवान ही जाने। ठीक है, तो भाई कंपटीशन के एग्जाम से और पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कई बार कि किसकी सांद्रता पे या राइबोसोम कब जुड़ते हैं? तो प्रोटीन निर्माण के समय जुड़ते हैं और मैग्नीशियम की सांद्रता पर निर्भर करते हैं। मैग्नीशियम की निम्न सांद्रता यानी कि कितनी? 0.001 m, m मतलब मोलर, पढ़ रहे होंगे केमिस्ट्री में क्या होता है, मोलर, नॉर्मल, है ना। पर दोनों राइबोसोम उप इकाइयां जुड़ी रहती है, किस सांद्रता पर? 0.01 पे। ये दोनों क्या रहेंगी? जुड़ी हुई रहेंगी। अगर मैग्नीशियम की सांद्रता 10 गुना बढ़ा दी जाए, 10 गुना, तो क्या होता है? तो ये होता है कि मान लो ये 2 राइबोसोम है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, बड़ी और छोटी। मैग्नीशियम की 0.01 सांद्रता पे तो ये आपस में जुड़ गए, लेकिन सांद्रता और बढ़े जा रही है, और बढ़े जा रही है। तब क्या होगा? तब ये होगा कि 2 राइबोसोम आपस में मिल जाएंगे ऐसे, और क्या बना देंगे? डाइमर। ये भी मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं, डाइमर क्या होता है? जब 2 राइबोसोम उप इकाइयां मिल जाती है तो उसे हम डाइमर, डाई का मतलब 2, मर का मतलब यूनिट, डाइमर। और कब? जब मैग्नीशियम की सांद्रता जो है वो 10 गुना बढ़ जाए। किससे 10 गुना? इससे 10 गुना। ये आपके सिलेबस से बाहर है। ठीक है, चलो आ जाओ।
प्रोटीन संश्लेषण के समय अनेक राइबोसोम समूह बना लेते हैं, इन्हें पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। अभी जस्ट मैंने कहा कि राइबोसोम ऐसे ही नहीं जुड़ा हुआ रहता, प्रोटीन संश्लेषण जब होता है तो प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको प्रोटीन संश्लेषण बताऊं तो प्रोटीन संश्लेषण में देखो एक ऐसा एमआरएनए होता है, ये 12th में पढ़ोगे वैसे ही। आरएनए जो आरएनए 3 प्रकार का होता है, mRNA, tRNA, rRNA। अभी आ रहा है rRNA तो अभी बात करेंगे। एक होता है mRNA जिसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। तो इस मैसेंजर आरएनए में जब प्रोटीन संश्लेषण होता है ना तो ये राइबोसोम ऐसे जुड़े होते हैं, ऊपर बड़ी यूनिट नीचे छोटी, ऊपर बड़ी नीचे छोटी, तो ये एक धागे के समान ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। mRNA धागे की तरह और उसमें राइबोसोम ऐसे मोतियों की तरह पिरोए हुए रहते हैं। तो इस संरचना को कब, जब क्या हो रहा हो, प्रोटीन संश्लेषण हो रहा हो, ठीक है, समूह बना लेते हैं और इस प्रक्रिया को पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। ठीक, आई बात समझ में? कहीं आपने इसके लिए बहुसूत्र वर्ड भी शायद हिंदी में लिखा हुआ हो, है ना, ठीक है, लेकिन ये वाला ही याद रखे तो बेटर है मेरे हिसाब से। रासायनिक दृष्टि में इनमें क्या, राइबोसोम में होता क्या है वो बात करने वाले हैं। राइबोसोम में 60% राइबोन्यूक्लिक यानी कि आरएनए तथा 40% प्रोटीन होती है। ये राइबोसोम बने किसके होते हैं ये बात कर रहे हैं। तो भाई 60% क्या है, राइबोसोम यानी कि आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, लिखा हुआ ही है यहाँ पे, और 40% इसमें क्या है, प्रोटीन है। इनमें पाए जाने वाले आरएनए को, ये जो आरएनए है, मैंने आपसे कहा आरएनए 3 प्रकार का होता है, ठीक है, एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए और एक होता है आरआरएनए। तो क्योंकि ये राइबोसोम में पाया जाने वाला आरएनए है तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोम का स्मॉल आर और आरएनए, ये वाला आरएनए हमारे पास पाया जाता है। राइबोसोमल आरएनए को ही शॉर्ट में क्या कहते हैं, आरआरएनए, आर से राइबोसोम। टीआरएनए, टीआरएनए होता है प्रोटीन सिंथेसिस में आता है ये टीआरएनए, ठीक है, ट्रांजिटिव आरएनए भी कहते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मर आरएनए भी कहते हैं। और एमआरएनए का मैंने बताया मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो इसमें कौन सा आरएनए है, आरआरएनए है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक्स्ट्रा ज्ञान है ना उड़ेलने वाला, ये कि वही कई बुक्स जो मैंने कहा आप पढ़ेंगे तो आपको ये कहेगा कि ये जो आरएनए होता है ये भी अलग अलग प्रकार का होता है। और राइबोसोम में जो आरएनए पाया जाता है वो होता है 28S, 18S और 6S प्रकार का। ऐसे ही प्रोकैरियोट में भी होता है 15S और शायद 5S प्रकार का, है ना, ठीक है। तो ये वाली एक्स्ट्रा वाला कहीं मिल जाए आपको, राह में चलते चलते मुलाकात कभी हो जाए इससे तो घबराने का नहीं, ठीक है। वैसे आपको ये नहीं लिखना है, जो लिखना होता है मैं बता देती हूँ और जो नहीं लिखना होता है वो बोल देती हूँ। चलो, अब क्या है राइबोसोम के काम क्या है भाई। राइबोसोम के ये काम है, देखो प्रोटीन संश्लेषण मैंने बता दिया, मैं डिटेल नहीं बता रही क्योंकि आपके सिलेबस में ही नहीं है। प्रोटीन संश्लेषण में ऐसे होता है, पहले छोटी यूनिट आती है राइबोसोम की, एमआरएनए पे जुड़ती है, फिर बड़ी यूनिट आती है, फिर वो प्रोटीन बनाने लग जाते हैं इस तरह से, ठीक है। बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, पढ़ोगे 12th में तो मजा आएगा उसको पढ़ने में। राइबोसोम के कार्य क्या क्या, तो एक तो मैं बोल ही आ रही हूँ कब से, प्रोटीन संश्लेषण करना, ठीक है। इनका कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, इसीलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री, ये जो कॉमन नेम्स होते हैं ना ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं सबके, आपको याद रखने। जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका का कॉमन नाम क्या है कि उसे कोशिका का अंतःकंकाल या कंकाल कहा जाता है, लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा है, वैसे मैंने क्लास में बताया है। दूसरा, अगर लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, आत्मघाती तेली कहते हैं, सुसाइडल बैग। प्रोटीन का राइबोसोम का एक नाम क्या है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। जैसे पत्तियों को हम खाने की फैक्ट्री, खाने का जो है किचन कहते हैं ना उसको, रसोई घर, ऐसे राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन बनता है। अभी ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का आएगा, सबके कॉमन नेम आते रहेंगे तो आपको वो जो है क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, क्योंकि एक एक 2-2 नंबर के क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते हैं। 70S राइबोसोम
क्लोरोमाइसिन प्रतिजैविक से निष्क्रिय तथा एटीएस राइबोसोम साइक्लोहेक्सामाइड यौगिक से निष्क्रिय हो जाता है। ये चाहो तो लिख सकते हो, वैसे ये एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा ज्ञान जो मैम का उड़ेलता रहता है कभी कभी। तो ये क्लोरोमाइसिन की पोजीशन में जो 70S वाला होता है वो निष्क्रिय रहता है और 80S साइक्लोहेक्सामाइडिन की प्रेजेंस में एक्स्ट्रा रहता है। चाहो तो इसको काट सकते हो, जैसी जिसकी श्रद्धा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कभी किसी कंपटीशन एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलो तो भाई राइबोसोम के ये काम हो गए। मेन काम क्या है इसका? प्रोटीन निर्माण करना। अच्छा, और अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो कि ईआर पे भी ये चिपका हुआ रहता है और चिपक के वहां पे भी करता तो यही है भाई, प्रोटीन संश्लेषण ही करता है एक तरह से। मेन काम तो यही है, प्रोटीन संश्लेषण करना। ठीक है, तो आप एक और लाइन बनाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका यानी कि माइट्रोकॉन्ड्रिया, है ना। सूत्रकणिका आपके बुक में सूत्रकणिका लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए मुझे लेना पड़ा, वरना मैं सारे बच्चे मेरे ख्याल से माइट्रोकॉन्ड्रिया नाम से वाकिफ होंगे, कोई ऐसा उनके लिए नहीं है, तो आप माइट्रोकॉन्ड्रिया लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए मैंने सूत्रकणिका लिखा हुआ है। चलो, क्या है माइट्रोकॉन्ड्रिया? माइट्रोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है और ये द्विझिल्ली है, मतलब इसके 2 झिल्लियां हैं। अभी बात करते हैं। फ्लेमिंग ने इन्हें फाइला, अल्टमैन ने बायोप्लास्ट और बेंडा ने इसे माइट्रोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। इसमें आपकी बुक के हिसाब से अगर हम चलें तो बेंडा जो है एक वो इंपॉर्टेंट है और अल्टमान जो है उनको कहा है कि खोजा गया है माइट्रोकॉन्ड्रिया, और मुझे लगता है आपकी बुक में तो शायद दे ही नहीं रखा है एनसीईआरटी में। लेकिन एक बार किसी कंपटीशन एग्जाम में मैंने ये सवाल पढ़ा हुआ है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया को माइट्रोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जो बच्चे वही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इसको लिख सकते हैं, स्कूल लेवल पे लिखेंगे तो भी वही मैंने कहा अच्छे नंबर मिलेंगे। देखो, जितना अच्छा लिखोगे अच्छे नंबर मिलेंगे, टीचर खुश, और यार ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं फिर भी बच्चे ने लिखा है, कितना होशियार बच्चा है ना, ऐसे। ठीक है, तो बायोप्लास्ट नाम दिया था। अब मैंने इसको कैसे याद रखा था? बेंडा, हमारे यहाँ वेंडा वर्ड होता है, वेंडा का मतलब होता है पागल। अरे कौन पागल था जिसने इसको माइट्रोकॉन्ड्रिया नाम दिया था? तो पागल मतलब वेंडा और वेंडा से मैंने बेंडा बना दिया, मतलब बेंडा ने माइट्रोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, ऐसे याद कर रखा है। ठीक है, और जो फ्लेमिंग है उन्होंने फाइला दिया था, तो भाई अलग अलग नाम दिए हुए थे। एक और नाम इसका क्या है? कॉन्ड्रियोसोम भी है। ठीक है, उपस्थिति कहाँ है? तो भाई यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलेगा आपको। माइट्रोकॉन्ड्रिया जीवाणु नीले हरित शैवाल की कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। वहां क्या होता है अगर आपको याद है तो वहां पे मीजोजोम होता है। कुछ कहानियां याद आ रही हो, मैंने वहां पे कहा था मीजोजोम जो होता है वो बैक्टीरिया और जितने भी आपके प्रोकैरियोट है उसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया का सब्स्टिट्यूट होता है, ऐसे बताया था, है ना। उसके काम भी देखेंगे कि देखे कि ये प्रोटीन संश्लेषण में, श्वसन में भी सहायक होता है प्रोकैरियोट में। ठीक है, प्रो में उपापचयी कोशिकाओं में इनकी संख्या अधिक होती है। क्यों होती है इसका रीजन मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि ये ऑक्सीकरण में हेल्पफुल होता है। जो हमारा जो श्वसन होता है ना, हम कहते हैं कि हम डाइजेशन करते हैं, है ना, फिर डाइजेशन में जो खाना बनता है उसको रेस्पिरेशन में एनर्जी में बदलते हैं। तो ये एनर्जी के लिए जब अंदर की प्रोसेस हो रही होती है एनर्जी पैदा करने वाली, वो कहाँ हो रही होती है? वो इन्हीं में माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है। ठीक है, अभी चैप्टर पढ़ा है पूरा के पूरा श्वसन वाला, उसमें पढ़ेंगे कि कहाँ, कैसे और क्यों हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे श्वसन की प्रक्रियाएं होती हैं और वही श्वसन मतलब वही मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? चीजों को जोड़ के कुछ बनाना या उन चीजों को तोड़ के एनर्जी बनाना, यही मेटाबॉलिज्म है। 2 तरह का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। हम टॉपिक से भटक जाएंगे, कम टू द टॉपिक। ठीक है, चलो अब इसकी अल्ट्रा संरचना, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सब परा संरचना है, क्योंकि हम सब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप में तो नहीं दिखती है, इसलिए परा संरचना पढ़ रहे हैं हम सब की, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब वहां पे
क्वेश्चन आ जाए संरचना लिखो तो ऐसे घबरा नहीं जाना कि हमने तो परा संरचना पढ़ा है, भाई वही है, कोई संरचना लिख देता है, कोई परा संरचना लिख देता है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्टा, मतलब अंदर क्या क्या है, बहुत डीपली जाके पढ़ रहे हैं। चलिए, इनकी आकृति छड़ीदार यानी कि ऐसी होती है, गोलाकार या सूत्री प्रकार की होती है। मैक्सिमम तो आपको ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन गोलाकार भी हो सकते हैं या सूत्री, सूत्री का मतलब ऐसे फिलामेंट, ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली आपको ये रोड शेप ही मिलते हैं। ठीक है, प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी परत वाला, मैंने आपको कहा था ना 2 मेम्ब्रेन होती है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये पूछ सकता है कि दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग के नाम बताओ या कोशिकांग का नाम बताओ, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते हैं। एक और कौन होता है, हरित लवक, उसमें भी दोहरी झिल्ली होती है। आपको पूछ ले एकक कला वाले झिल्ली कोशिकांग के नाम बताओ, क्या लिखोगे, पिछली क्लास में पढ़ा है लाइसोसोम। ठीक है, एक ही झिल्ली होती है उसमें, ठीक, राइबोसोम में भी एक ही होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत पुराने वाले क्वेश्चन है, लेकिन पूछे अभी भी जाते हैं, मतलब इनका चलन अभी भी चला हुआ है। तो प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाले ऑर्गन होते हैं इन परतों में, और कुछ बुक्स तो क्लासिफिकेशन भी कर देती है, एक झिल्ली वाले ऑर्गन, द्विझिल्ली वाले ऑर्गन, ऐसे टेबल अलग बना रखी है उन्होंने। इन परतों को बाहरी झिल्ली व अंदर वाली झिल्ली कहते हैं। भाई 2 है तो भाई सिंपल सा है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। क्या है भाई, ऊपर वाली 2 झिल्लियां हैं, तो जो बाहर वाली है उसको बाहरी झिल्ली कह देंगे, इनर आउटर वाली, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, और जो इनर वाली है उसको आंतरिक झिल्ली कह देंगे, आंतरिक, इनर। ठीक है, इसमें कोई मेरे को नहीं लगता परेशानी है। इन दोनों झिल्लियों के बीच स्थान को परिसूत्र कणिकीय स्थान, ये हिंदी वाला तो मुझे आज तक याद नहीं हुआ, इंग्लिश वाला मुझे याद है, पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक, चलो अभी क्या है, ये भाई ऊपर बाहर एक झिल्ली है, अंदर एक झिल्ली है, तो यहाँ पे जो स्पेस है, जो जगह है, उस जगह को हम क्या कह रहे हैं, परिसूत्र कणिका, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका कह रहे हैं। परी का मतलब बीच वाला जो स्पेस है, स्पेस मतलब स्थान, तो बीच वाले स्पेस को क्या कह रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, समझ में आई बात, आगे आ जाओ। ये स्पेलिंग में आई लगा देना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन युक्त समांग यानी कि होमोजेनस जलीय पदार्थ भरा होता है और इसे माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स कहते हैं। हमने हरित लवक भी, अच्छा अभी तो पढ़ा नहीं है हरित लवक, अब पढ़ोगे, 9th में पढ़ा होगा अगर थोड़ा सा याद आ रहा हो। तो वहां पे भी क्या होता है भाई, ऐसा ही द्विसंरचना होती है और अंदर ऐसा बोलते हैं जेली जैसा जो है लिक्विड भरा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ये जो जेली वाला, जेली सा लिक्विड भरा हुआ है, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं मैट्रिक्स को, हिंदी में क्या कहते हैं, पिछले चैप्टर पे घूम के आओ, वहां पे हमने कहा था अधात्री। तो हो सकता है किसी बुक में शुद्ध हिंदी में मैट्रिक्स को अधात्री लिखा हुआ हो। ठीक है, ठीक है। तो भाई अंदर जो जेली जैसा, जेल जैसा जो पदार्थ भरा हुआ है उसको क्या कहेंगे, या तो मैट्रिक्स बोल दो, और पूरा लिखना चाहते हो तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोल दो। ठीक है, चलो अब ये जो द्रव्य भरा हुआ है इसको भी हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। मैं कितने भाग करना चाहती हूँ, आप टुकड़े टुकड़े कर दूंगी मैं, जब तक अल्ट्रा संरचना है वही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली झिल्ली की 2 सतह होती है, बाहरी परिसूत्र कणिका स्थल की ओर सतह जिसे साइटोसोल यानी कि सी फेज कहते हैं। अब आपको साइटोसोल याद नहीं रहे तो सी फेज याद कर लेना। क्या कह रहा है, अभी तो देखो बहुत चीज आना बाकी है इसमें। ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये अंदर वाली झिल्ली। अब ये अंदर वाली जो झिल्ली है ना, अभी मैं आपको इसका डायग्राम बनाऊंगी, ये ऐसी है क्योंकि अभी धीरे धीरे ये अपने पत्ते खोलेगा। ऐसे ऐसे है ये, ठीक है। एग्जैक्टली जो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है वो ऐसा है, जो कि अभी अब तक हम बना नहीं रहे थे। अब ये हो गई बाहर वाली, व्हाइट वाली बाहर वाली है।
अंदर वाली जो है उसको इनर कह रहे हैं, ठीक है। अंदर जो भी कचरा भरा हुआ है मैट्रिक्स कह रहे हैं। लेकिन मैट्रिक्स भी दो प्रकार का है। ये जो अंदर वाली झिल्ली है उसके जस्ट पास वाला जो फेज है, जिसको अब मैं ऐसे ऑरेंज करने जा रही हूं, जस्ट इसके पास वाला, ऐसा वाला किनारे किनारे वाला, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं सी फेज, साइटोसोल फेज। और जो अंदर भरा हुआ है उसको कह रहे हैं एम फेज, यानी कि मैट्रिक फेज, ठीक है। जस्ट बाउंड्री के पास वाला, क्रिकेट खेला है, क्रिकेट है ना, उसमें बाउंड्री के जस्ट पास वाला एरिया। देखो एक तो वो बोर्ड लगे रहते हैं, मान लो वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, पर ये थोड़ी सी डिजाइनदार है। और उसके बाद एक वो रस्सी लगी रहती है जिससे हम बोलते हैं ये चौका है या छक्का है। तो ऐसा एज्यूम करो कि वो बाहर वाली लेयर है जो बोर्ड से लगी हुई है, वो वाली हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर की लेयर हो गई, और वो रस्सी वाली हो गई अंदर वाली लेयर। और बीच में जो स्पेस है वो क्या है, परिसूत्र कणिका अवकाश, यानी कि ये वाला, ठीक। अब हम ऐसे सोचो कि वो रस्सी को मैं ऐसे डिजाइनदार बना दूं, कहीं से अंदर डाल दूं, कहीं से अंदर डाल दूं, तो कुछ ऐसी बन जाएगी। अब उस रस्सी के आसपास का जितना भी एरिया है वो तो हो गया सी फेज। माइटोकॉन्ड्रिया को याद करने का तरीका बता रही हूँ। जो क्रिकेट के फैन है, मुझे भी क्रिकेट बहुत पसंद है। नॉर्मली लड़कियों को क्रिकेट बोरिंग लगता है, लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है क्रिकेट देखने में। तो जो रस्सी के पास वाला एरिया है उसको हम सी फेज कह देंगे, और जो बीच में जहाँ पे खिलाड़ी खड़े रहते हैं और वो पिच बना हुआ रहता है, उस एरिया को हम, पूरे एरिया को क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स, यानी कि एम फेज। लड़कों को तो याद हो ही जाएगा। चलो ठीक है, आ जाओ, दो बातें खत्म हो गई। लेकिन अब ये जो इनर फेज है ना, ये अभी खत्म नहीं हुई। ये जो आपको ये दिख रहा है, ये जो घुमाए हैं मैंने, इनको कहते हैं क्रिस्टी। आ रहा है अभी, चलो आने ही दो। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली झिल्ली में उंगली की जैसी उभार होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टी। ये जो येलो येलो बने हैं अंदर की तरफ, मैंने ये उंगलियां डाल के जो बनाए हैं वैसे, ठीक है। अब इन क्रिस्टी पे भी क्या है, क्रिस्टी की सतह पर अनेक टेनिस के रैकेट के आकार के 70 से 100 एंगस्ट्रम की लंबाई के सूक्ष्म कण होते हैं। ये सूक्ष्म कण कैसे हैं, रैकेट जैसे। देखो अब मैं ये पूरा नहीं बना रही, अब मैं अंदर की क्रिस्टी बना रही हूं। कैसे दिखते हैं जरा सोचो। ये सब डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैं वही अच्छे मार्क्स लाने के हिसाब से बताती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी का तो आप बुक खोल के देख ही चुके होंगे, ठीक है। ये हो गई बाहर वाली लेयर, और ये अंदर वाली लेयर को अब मैं सिर्फ इतना बना रही हूं। ये क्रिस्टी है ना, इसके ऊपर की ओर, इसकी सतह पर जो सी फेज वाली सतह है, उस सतह पे रैकेट के आकार के, कैसा होता है रैकेट, ऐसा, टेनिस का रैकेट देखा है, ऐसे आकार के कुछ कण पाए जाते हैं जिनको सूक्ष्म कण कहते हैं। हालांकि इनका एक नाम है, इनको कहते हैं F1 पार्टिकल या F1 कण, ठीक है। कितने, 70 से 80 एंगस्ट्रम चौड़े। भाई ये याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, गोली मारो इसको। आप तो इतना याद करो बस, टेनिस रैकेट के आकार के होते हैं, है ना। क्या होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, जिसको F1 पार्टिकल या ऑक्सीकरण कण भी कहते हैं। ऑक्सीकरण कण लिख सकते हो, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं अभी, और इसको अब मैं बड़ा बनाऊंगी तब बनाऊंगी। ये एक दूसरे से 100 एंगस्ट्रम की दूरी पर होते हैं, 100 एंगस्ट्रम की दूरी पर, एकदम ऐसे चिपके नहीं है, ठीक है, मतलब दूर दूर है, इतना समझ सकते हो। यह एक दूसरे से 100 एंगस्ट्रम की दूरी पर स्थित है। इन कणों को माइटोकॉन्ड्रियल कण या प्रारंभिक कण या F1 कण या ऑक्सीसोम कण, सारे नाम इसी के हैं, और इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। और इसको याद रखना है, क्योंकि अभी मैंने कहा जब हम श्वसन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, तब ये F1 कणों की बात आएगी, ठीक है। क्या होता है अब सुनो, ये वो अंदर वाली लेयर, ये जो है ये हमारा वो रैकेट। अब ये रैकेट बिल्कुल ऐसा नहीं होता,
इसके नीचे भी एक चीज होती है जो भाई ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट तो नहीं लगा हुआ है, कुछ तो किसी से मतलब अटैच तो होगा। तो इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है ये सर, इसका हेड। एक होता है ये स्टॉक, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं मैम? हिंदी में वृंत कहते हैं। और हेड को तो लिख सकते हो ना सिर या शीर्ष, बिल्कुल ज्यादा शुद्ध हिंदी में लिखना चाहते हो तो। और ये होता है इसका आधार। ये 3 भाग होते हैं। इनकी कुछ चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई भी है कुछ एंगस्ट्रम में, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली 50 है या कुछ ऐसी है, 75-50 एंगस्ट्रम के आसपास कुछ है, ठीक है। अभी मुझे याद नहीं और आपको भी नहीं करनी, बस आप चाहो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर करना चाहते हो तो ये बना सकते हो। इसी में हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या है, जब श्वसन पढ़ोगे ना तो आएंगे कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ये इसी में भरे होते हैं। और इसी से हमारा ऑक्सीडेशन होता है खाने का, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? ऑक्सीसोम। F1 पार्टिकल, प्रारंभिक कण, माइट्रोकॉन्ड्रियल कण, इसीलिए है इनका नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइट्रोकॉन्ड्रिया का। देखो वैसे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, इसमें 4th होता है, 4th कॉम्प्लेक्स होता है इसमें, इसमें 3rd होता है और इसमें 1st और 2nd होते हैं, ठीक है। लेकिन वो यहाँ में लिखना नहीं है, मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन के हिसाब से बता दिया, ठीक है। ये बात करेंगे हम इसकी दोबारा, छोड़ेंगे नहीं इसको। पार्सन्स ने इन्हें इलेक्ट्रिक अभिगमन यानी कि ईटीपी, ये भी पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल नाम दिया था। ये वहां आएंगे सब श्वसन के अंदर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की बाती, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता भी होगी, मेरे ख्याल से पता होनी चाहिए, ठीक है, 11th में हूं, कि जिस तरह से क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में अपना पर्सनल डीएनए होता है, वैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी अपना पर्सनल डीएनए होता है। किसी कोशिकांग में अपना पर्सनल डीएनए नहीं है सिवाय पादपों में यानी कि प्लांट में, हरित लवक में, और माइट्रोकॉन्ड्रिया में अपना पर्सनल डीएनए है। अगर जो बच्चे मेरी 9th की क्लासेस और ये सेल वाला चैप्टर लिया होगा तो वहां पे भी मैंने बताया हुआ है। तो ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की बात ही माइट्रोकॉन्ड्रिया में डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम की उपस्थिति यह दर्शाती है या प्रदर्शित करती है कि यह अर्ध रूप से स्वशासित यानी कि ऑटोनोमस कोशिकांगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछी जा सकती है कि स्वशासित या ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स कौन सा है या कोशिकांग कौन सा है। तो एक तो हरित लवक अगर प्लांट की बात करें, और अगर एनिमल की बात करते हैं तो माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसमें खुद का डीएनए, खुद अपनी कॉपीज बना लेता है, खुद अपना प्रोटीन बना रहा है, आरएनए भी है इसके पास, और इसके पास राइबोसोम भी है, खुद अपना काम कर रहा है। एक तरह से ये एक सेल की तरह ही काम कर रहा है। और जब आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे, विकास पढ़ेंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि ये ऐसा क्यों है। बताऊं, जानना चाहते हो कि ये ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ, ये ऐसा क्यों है, जानना चाहते हो? सुन लो। बच्चे बोल रहे हैं मैम कहाँ पहुंच गई। देखो, हम ये मानते हैं कि जब हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं बनी होंगी, हम पहले प्रोकैरियोट ही थे लेकिन प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बने, तो जब हम क्या रहे होंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं रही होंगी, पहले प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बनी, उससे यूकैरियोट बनी। कैसे बनी वो सुनो। प्रोकैरियोटिक कोशिका ने क्या किया, किसी बैक्टीरिया को खा लिया। बैक्टीरिया की संरचना पता है आपको, बैक्टीरिया में जो है डीएनए होता है खुद का, है ना, आरएनए भी होता है, ठीक है, राइबोसोम भी होता है, क्योंकि वो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका ने जब दूसरी प्रोकैरियोटिक कोशिका को खा लिया तो वो प्रोकैरियोटिक कोशिका धीरे धीरे डेवलप हो के माइट्रोकॉन्ड्रिया जैसी हो गई। तो ऐसा माना जाता है कि ये माइट्रोकॉन्ड्रिया कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका रही होगी जिसको किसी दूसरे प्रोकैरियोट ने खा लिया, इसीलिए इसमें अपना खुद का आरएनए, डीएनए और राइबोसोम है। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, 12th में समझ लेना। चलो आ जाओ, माइट्रोकॉन्ड्रिया के कार्य, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, ठीक है, वही मैं जो बोलती आई हूं कि हम जो खाना खा रहे हैं उसका डाइजेशन तो हो गया, पाचन तो हो गया, लेकिन उससे एनर्जी यानी कि एटीपी जो आनी है वो कहाँ आएगी, जब उसमें श्वसन होगा। और ये श्वसन का मेन स्थल क्या है, उसका ऑक्सीकरण होना, जो कि माइट्रोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ठीक है, आपसे पूछ ले भोजन का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, वसा का उपापचय, भाई भोजन का ही हिस्सा वसा है, तो वसा का मेटाबॉलिज्म भी यही होता है।
फॉस्फोरिलेटिन तंत्र जिसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है, कॉमन नेम। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? क्योंकि देखो ये क्या उत्पन्न कर रहा है, ये ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, एटीपी बना रहा है, तो क्या इसे इसका पावर हाउस नहीं करेंगे? पावर मतलब शक्ति। और क्या नाम है माइटोकॉन्ड्रिया का? शक्ति ग्रह। शक्ति ग्रह भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ये सब नाम आपको याद रखने हैं। फॉस्फोरिलेटिन क्या है? फॉस्फोरिलेटिन भी वो श्वसन में आएगा तभी आपको पता चलेगा। आनुवांशिकी में सहायक है, अगर ये नहीं रहता है तो इसको छोड़ दो, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो इतना तो लिख सकते हो, ठीक है। आनुवांशिकी में सहायक है क्योंकि इसमें अपना पर्सनल डीएनए है, तो जब भी आपकी कोशिका से विभाजन होगा और आपका डीएनए जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी जाएगा। आनुवांशिकता में सहायक है। पीतक निर्माण करता है। अंडा देखा है? अंडू में एक होता है व्हाइट पार्ट बाहर की ओर और एक अंदर होता है येलो पार्ट जिसको हम कहते हैं योक। यही योक बोल रहा है वो। इस पीतक का निर्माण करता है। ये पीतक क्या काम का है? ये भाई अंदर जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसको भोजन देने का काम करता है। तो भाई भोजन दे रहा है मतलब एनर्जी दे रहा है, और एनर्जी दे रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ठीक है। स्त्राव करता है, कुछ चीजों का सिक्रीशन करता है, मामूली कुछ चीजों का, क्योंकि मेन काम तो हम देख ही चुके हैं, सिक्रीशन का काम अंतःपतवी जालिका का है। ये रहा आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम, इसको भी समझ लो। इसको ऐसे काटा है तरबूज ही समझ लो, या मुझे तो ये बर्गर वो लगता है, हॉट डॉग देखा है आपने कभी? है हॉट डॉग ऐसा, हॉट डॉग ऐसा ही तो होता है, उसको काटोगे अंदर से तो कुछ ऐसा हरी हरी चीजें निकल रही। तो देखो 2 लेयर है इसमें, ठीक है, एक बाहर वाली एक अंदर वाली। आप तो मेरा वाला डायग्राम बनाना ऐसा वाला, ठीक है, जो मैंने इतनी देर से बनाती आ रही हूँ ऐसे, और फिर उसको लेबलिंग कर देना अच्छे से ऐसे वाला। यहाँ बीच में भी एक और ले लेना, ये ऐसे बना सकते हो आप, ठीक है। ये ऐसा मत बनाना गंदा सा, बहुत ही गंदा। तो ये बाहर वाला है झिल्ली, अंदर वाली झिल्ली, और इनके बीच में ये जो स्पेस है वो परिसूत्र कणिका यानी पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो गया। ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है ये अधात्री, और ये जो उंगली नुमा संरचनाएं दिख रही थी ये हो गई क्रिस्टी। फिर ये अवकाशिका हो गई। इसमें देखो वो सी फेज एम फेज कुछ नहीं दे रखा है क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा, तो इसमें डायग्राम में भी नहीं दे रखा। आप चाहो तो बना सकते हो। ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, अनुदैर्ध्य काट है। चलो आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 ऑर्गन का और सफाया कर दिया, ऑर्गेनल्स का, ठीक है। और इसके साथ आज का लेक्चर भी खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली कुछ कहानियों के साथ। तब तक के लिए विश्राम नहीं करना, पढ़ाई करो।